हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी बीके में स्वागत है। तो आज हमारी वीडियो नंबर है तीसरी, जो कि आपका ये वीडियो है, ये हो जाती है आपकी मृदा एवं जल प्रबंधन, जो कि आपकी सॉइल कंजर्वेशन जो है उसकी ये हो जाती है वीडियो आपकी। और इसके जो आपसे एजीटीए में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन जो है आपके इस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन। और जो कि हमने इससे पहले जो आपको 2 वीडियो करा दी हैं जिसमें हमने 50-50 क्वेश्चन करा दिए हैं और क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आप बात करेंगे हम इसमें तीसरी वीडियो की, और तीसरी वीडियो जो आपकी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी और सब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए हुए ये प्रश्न हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अब तो इसमें जो हम बात करेंगे 101 से शुरू करेंगे। अगर वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दें। तो फिर देर न करते हुए हम बढ़ाते हैं वीडियो प्रश्न नंबर 101 से शुरू। तो प्रश्न नंबर 101 है, कौन सा मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला प्राकृतिक कारक नहीं है। तो इसमें बताना है कि जो मृदा उर्वरता को प्रभावित नहीं करता है वो कौन सा कारक है। तो इसमें स्थलाकृति हो जाता है, मृदा की आयु हो जाती है, और हवा हो जाता है, और मूल पदार्थ हो जाते हैं। तो इसमें हवा जो है ये मृदा उर्वरता को प्रभावित नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। तो मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा, हवा नहीं है। और अन्य जो हैं जैसे स्थलाकृति, ये मृदा को जो उर्वरता होती है उसे प्रभावित करता है, मृदा की आयु भी करती है, और मूल पदार्थ भी करते हैं। अब मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले ये कारक हो जाते हैं। हालांकि जो ज़्यादातर जो क्षरण होता होने पर जो है उर्वरता पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब अगर मृदा में ज़्यादा अगर क्षरण होती है मृदा की तो उसके जो उर्वरता पर प्रभाव पड़ जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 101 का सी हो जाता है। बात करेंगे 102 क्वेश्चन की। 102 क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में कौन सी मृदा अधिकतम पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सबसे अधिक कौन सी मृदा पाई जाती है, एग्जाम में आया हुआ है और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इस पे स्टार लगा लें। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मृदा पाई जा सकती है। ये आपके यूपी जीके की तरफ से भी पूछा जा सकता है या सोयल कंजर्वेशन की तरफ से भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है कि जलोढ़ जो है सबसे अधिक पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जो है जलोढ़ मृदा जो है अधिकतर क्षेत्रों में पाई जाती है। अब जलोढ़ मृदा में जो है पोटास की कमी होती है। अब जो जलोढ़ मृदा होती है उसमें किसकी कमी होती है, पोटास की। और यह मिट्टी जो है चावल और मक्का, गेहूं, गन्ना आदि के लिए अनुकूल होती है। तो किन फसलों के लिए ये जो जलोढ़ मृदा होती है वो चावल, मक्का, गेहूं और गन्ना के लिए जो है अनुकूल होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करते हैं 103 क्वेश्चन की। तो 103 क्वेश्चन हो जाता है कि जैविक उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या होता है। तो जैविक उर्वरकों का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है जैविक क्रियाओं को बढ़ाना। तो जैविक क्रियाओं को बढ़ाना जो है जैविक उर्वरकों का कार्य होता है। अब देख लेते हैं इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करें इसमें, जैव उर्वरक मृदा की उपस्थिति सूक्ष्म जीवों की जैविक क्रियाओं को बढ़ा देते हैं, जिससे मृदाओं की गुणवत्ता बढ़ जाती है। जो पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ाने वाले सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं में वृद्धि लाने जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण, फास्फोरस घोलक वाले जो सूक्ष्म जीव को जो है बीज, मिट्टी या कंपोस्ट के साथ उपचारित किया जाता है, जिसे जैव उर्वरक कहा जाता है। तो जैव उर्वरक किसे कहा जाता है, जिनमें पोषक तत्व उपलब्धता को बढ़ाता है और सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं करके वृद्धियों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण और फास्फोरस घोलकों का सूक्ष्म जीवों के और जो है बीजों में कंपोस्ट के साथ उपचारित करता है। तो उसे जो है जैव उर्वरक कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 104 की। तो 104 हो जाता है, मिट्टी के रंग की माप होती है। तो मिट्टी के जो रंग की माप होती है वो किसके द्वारा होती है। तो वो होती है आपकी मुनसेल कलर चार्ट द्वारा। किसके, मुनसेल कलर चार्ट के द्वारा जो है मिट्टी के रंग की माप की जाती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करें इसमें तो
मुनसेन कलर चार्ट द्वारा मिट्टी की रंग की माप की जाती है, मतलब माप होती है, माप की जाती है। तो मिट्टी का रंग इसका खनिज संरचना के साथ साथ पानी और जैविक सामग्रियों से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए मिट्टी जिनमें कैल्शियम की मात्रा अधिकतम होती है और उनका रंग सफ़ेद होता है, मतलब मिट्टी वो होती है जिनका कैल्शियम जो है अधिक मात्रा होता है, तो वो सफ़ेद रंग की जो है वो होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करते हैं 105 की। तो 105 में है कि मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा अच्छी नहीं होती है, तो इसके लिए मतलब किसका प्रयोग करना चाहिए फिर? तो सड़क निर्माण के कारण जो है इनकी जैविक पदार्थ में जो उच्च मात्रा अच्छी नहीं हो पाती है। तो मिट्टी में जैविक पदार्थ की उच्च मात्रा सड़क निर्माण के लिए अच्छी नहीं होती। किसके लिए? सड़क निर्माण के लिए अच्छी नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाता है। बात करें 106 प्रश्न की। तो 106 प्रश्न है, मिट्टी निर्माण इससे प्रभावित नहीं होती। तो मिट्टी निर्माण जो है किससे प्रभावित नहीं होती है? तो वो आपकी हवा से नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। और ये सब क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। तो यूपी टीजीए जो टीजीटी है उसमें 2004 में पूछे गए हैं ये। तो मिट्टी के निर्माण में प्रयुक्त वर्षा, ताप, बाष्पीकरण, जीवमंडल, वनस्पति मंडल, सूक्ष्म जंतु और भूतल आदि कारक परोक्ष रूप से कार्य करते हैं, लेकिन वायु अपरोक्ष रूप से बाष्पीकरण की गति को प्रभावित करते हैं। इसलिए हवा एक ऐसा कारक है जिसमें मृदा निर्माण को प्रभावित नहीं करता। तो कौन कौन करते हैं? एक तो वर्षा करता है, ताप, बाष्पीकरण, जीवमंडल, वानस्पतिक मंडल, सूक्ष्म जंतु, भूतल, ये जो हैं मिट्टी निर्माण को प्रभावित करते हैं, लेकिन हवा नहीं करता है। तो ऑप्शन इसका बी जो है सही हो जाता है। बात करते हैं 107 क्वेश्चन की। तो 107 क्वेश्चन हो जाता है आपका, इसे थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। तो 107 क्वेश्चन है कि भारत में अधिकतम क्षेत्रफल धारण करने वाला मिट्टी समूह है। तो इनमें से कौन सा जो अधिक क्षेत्रफल धारण करता है वो कौन सा समूह है मिट्टी का? तो वो हो जाता है आपका जलोढ़ मृदा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जलोढ़ ही पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी। तो भारत में अधिकांश क्षेत्रफल धारण करने वाला जलोढ़ मिट्टी समूह है। इसे सिंधु गंगा की जलोढ़ मृदाएं कहते हैं और यह नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। जलोढ़ मिट्टियाँ गहरी और प्राकृतिक उर्वरताओं के कारण भारत का सबसे बड़ा और धनी कृषि देश बनाती है। इसे फास्फोरस, चूना, पोटास की पर्याप्त मात्रा होती है और परंतु नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है। तो जो जलोढ़ मृदा होती है, जलोढ़ मृदा में नाइट्रोजन और जीवांश की कमी पाई जाती है, लेकिन फास्फोरस और चूना और पोटास की जो मात्रा होती है वो पर्याप्त मात्रा होती है इसके अंदर। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 108 की। तो 108 हो जाता है क्रोटोबीना है। मतलब क्रोटोबीना क्या है? तो क्रोटोबीना हो जाता है मिट्टी पदार्थ पर विशिष्ट से भरी पशु बिल जो हो जाती है, ये हो जाती है आपकी क्रोटोबीना। तो मिट्टी पदार्थ पर विशिष्ट से भरी पशु बिल हो जाती है। तो इसे देख लेते हैं क्या होता है। तो क्रोटोबीना कुछ जंतु जैसे केंचुआ और दीमक मिट्टी की ऊपरी सतहों पर बिल बनाते हैं और बिल के आसपास निकाली गई मिट्टी सतहों की मिट्टी से अलग होती है और इसमें मिट्टी से भिन्न भिन्न सतह की मिट्टियाँ मिली हुई होती हैं। मतलब क्रोटोबीना जो कहते हैं उसे कहते हैं जैसे चींटी होती है, चींटी अंदर से मिट्टी को निकाल लेती है। वो मिट्टी जो होती है आपकी अलग अलग तहों से, मतलब जो परागम्यत सतह होती हैं उनसे निकाली जाती है, तो उसे बोला जाता है क्रोटोबीना। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाता है। बात करते हैं 109 क्वेश्चन की। तो 109 क्वेश्चन है कि मिट्टी के ताप प्रवाह जिसे हीट फ्लो होता है, इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा होता है? ये मिट्टी में ताप प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपका चालन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। तो इसमें जब मृदा कणों के द्वारा ऊष्मा का चालन
एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है तो उसे जो है चालन कहते हैं। मतलब जब मृदा कणों में जो है जब ऊष्मा का प्रवाह एक तरफ से दूसरी तरफ होता है तो उसे जो है बोला जाता है चालन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। बात करें 110 क्वेश्चन की, तो 110 हो जाता है सामान्यतः उत्तल ढाल जो होता उसे क्या बोला जाता है, तो वो हो जाता है मृदा क्षय को कम करना। तो उत्तर की तरफ अगर हम मिट्टी का ढाल करते हैं मतलब या अपना खेती का ढाल करते हैं तो उसे बोला जाता है मृदा क्षय को कम किया जाता है, मतलब जो मृदा का कटाव होता है वो कम हो जाता है। तो सामान्यतः उत्तल ढाल होने से वर्षा का पानी रुकता है, वह पानी नीचे की तरफ नहीं आता, यह धीरे धीरे आता है जिससे मृदा क्षय कम होता है। और जबकि अवतल ढाल वाले बनाने पर मृदा क्षय बढ़ जाता है। मतलब अगर हम उत्तर की ढाल में अगर वर्षा होती है, मतलब हमारे खेत हैं उत्तर की तरफ को, उसकी ढाल के अनुसार अगर वर्षा अधिक होती है तो पानी रुक रुक कर आएगा जिससे मृदा का कटाव कम होगा। अगर हम उसके विपरीत बना लेते हैं तो मृदा का जो क्षय है मतलब कटाव है वो अधिक होगा, तो सीधा उससे नालियाँ बन जाएंगी और मिट्टी का अपरदन होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाता है। बात करते हैं 111 क्वेश्चन की, तो 111 क्वेश्चन है मृदा का पपड़ेदार होना एक रूप है, तो मृदा के कौन सा रूप है वो, तो वो हो जाता है आपका दृढ़ होने का। तो दृढ़ होने का जो है मृदा का पपड़ेदार होता है। तो मृदा का पपड़ेदार होना मृदा के दृढ़ होने का एक रूप है जिसमें निचली सतह में कार्बोनेट का जमाव होने लगता है और भूमि बंजर व दृढ़ होने लगती है, और मृदा के ऊपर की पपड़ी में घुलनशील कार्बोनेट लवण और खनिज होते हैं। मतलब जो पपड़ीदार होती है उसमें घुलनशील कार्बोनेट और लवण और खनिज होते हैं उसमें। अब बात करें आगे प्रश्न नंबर 112 की, तो 112 हो जाता है मृदा में जल की हानि किस प्रक्रिया द्वारा नहीं होती। तो मृदा में जो है जल की हानि किस प्रक्रिया के द्वारा नहीं होती है, तो वो नहीं होती बाष्पीकरण, रिसाव या बहाव या क्रिस्टलन। तो क्रिस्टलन के द्वारा जो है मृदा की हानि नहीं होती, मृदा जल की हानि नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। तो मृदा में जल की हानि क्रिस्टलन प्रक्रिया द्वारा नहीं होती। मृदा से जल की हानि बाष्पीकरण, बाष्प उत्सर्जन, रिसाव द्वारा या बहाव या निच्छालन द्वारा होता है। तो मृदा में जो होता है किसके द्वारा होता है हानि, तो बहाव के कारण हो जाएगी, रिसाव के द्वारा और बाष्पीकरण के द्वारा, लेकिन क्रिस्टलन के द्वारा नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही है। बात करें 13 क्वेश्चन की 100, तो ह्यूमंस का रंग होता है, तो ह्यूमंस जो होता है उनका रंग कैसा होता है, तो उनका काला और भूरा रंग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। ह्यूमंस का रंग काला भूरा होता है और ह्यूमंस विभिन्न मृदाएं जीवों द्वारा निर्मित या मूल ऊतकों से रूपांतरित काला भूरा रंग के लिए होते हैं और प्रतिनिधि मिश्रणों के एक जटिल रूप में। मतलब ह्यूमंस में जो है 40 से 45% लिग्निन होती है और 30 से 35% प्रोटीन, शेष वसा और बेक्सस और अवशेष पदार्थ होते हैं। लेकिन जो कि लिग्निन एक प्रोटीन का कुल अंश लगभग 70 से 80% होता है। यही कारण है कि ह्यूमंस के लिए जो लिग्नोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। मतलब जो ह्यूमंस में लिनोन होता है, लिनोन प्रोटीन होती है, उसे कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। बात करें 114 क्वेश्चन की, तो इसमें मृदा नमी मापन की इकाई है, तो मृदा नमी जो है किसके द्वारा मापी जाती है, किस में मापी जाती है, तो वो नापी जाती है पीएफ द्वारा। मतलब पीएफ के द्वारा जो है मृदा नमी मापी जाती है। मृदा नमी की मापन की इकाई पीएफ मान है। मृदा में उपस्थित नमी जल तनाव से धारित होता है। इसको सेंटीमीटर में तनाव लघुगणक के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और इस मान को पीएफ मान भी कहते हैं। इसमें पी स्केल तथा एफ चूषण अर्थात मृदा जल और शुद्ध जल की स्वतंत्र ऊर्जा के अंतर्गत जो है घोतक
होता है ये। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 115 की। तो 115 है कि ढलान के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव मृदा क्षरण को जो बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है कंटूर स्प्रेड क्रॉपिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। तो ढलान के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव को बढ़ाने वाले फसलों की पत्तियों में खेती करना कंटूर शिफ्ट क्रॉपिंग कहते हैं, जबकि ढलान के विपरीत खेती करना कंटूर क्रॉपिंग कहलाता है। और कृषित फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक के लिए चारागाह या ले फार्मिंग कहलाता है। मतलब अगर कृषिकृत फसलों के फसल चक्र में 2 वर्ष या उससे अधिक समय तक चारागाह रखना ले फार्मिंग कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करते हैं 116 क्वेश्चन की। तो 116 क्वेश्चन है मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाता है। तो मृदा कणों की रचना विन्यास कहलाता है। तो क्या कहलाता है? वो आपका मृदा संरचना कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो मृदा प्राथमिक कण बलुई सिल्ट किले और द्वितीयक कणों से मिलकर बनते हैं। इन कणों की व्यवस्था रचना विन्यास को ही मृदा संरचना कहते हैं। मृदा में विभिन्न मृदा वर्गों के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहा जाता है। तो मृदा कणाकार किसे कह रहे हैं? मृदा में विभिन्न मृदा वर्गों के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। किसके लिए? मृदा वर्गों के कणों के अपेक्षित अनुपात को मृदा कणाकार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है। बात करते हैं 117 क्वेश्चन की। तो 117 क्वेश्चन है तराई की मृदा में कमी होती है। तो तराई की मृदा में कमी होती है तो किसकी कमी होती है? तो वो हो जाती है जिंक की कमी। ऑप्शन नंबर ए। तो हिमालय तथा शिवालिक पहाड़ियों से अधिक वर्षा के कारण उत्पन्न जलधाराओं के साथ बहकर लाए गए बारीक पदार्थ जो तराई मृदा का निर्माण होता है। मतलब जो शिवालिक और हिमालय पर अधिक वर्षा होती है उनके द्वारा लाए गए पदार्थ जो बारीक पदार्थ होते हैं वो तराई मृदा का निर्माण करते हैं। और इनमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा मात्रा में एक पोषक पदार्थ की जो है कम मात्रा पाई जाती है और मुख्यतः जिंक की कमी होती है और यह मिट्टी अम्लीय होती है। इसका पीएच मान जो होता है 4.7 से 5.8 होता है। तो इसका पीएच मान कितना होता है? तो इसका हो जाता है 4.7 से 5.8 पीएच इसका हो जाता है। बात करते हैं 118 क्वेश्चन की। तो 118 क्वेश्चन है अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता होती है। तो अधिकतम धनायन विनिमय क्षमता किसकी होती है? तो वो होती है चेरनोजेम मृदा की। तो चेरनोजेम मृदा होती है वो कौन सी होती है? चेरनोजेम जो मृदा होती है वो धनायन विनिमय क्षमता ज़्यादा होती है। भारत में यह मृदा दक्षिण पठारों तथा मध्यम भारत में पाई जाती है और जो कि रेगूर या कपास की काली मिट्टी भी कहते हैं। इस मृदा में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और मिट्टी का अपेक्षित घनत्व इसका जो होता है वो होता है 1 से 1.2 तक होता है। ये मृदाएं अर्धग्राही होती हैं और इसमें जो है 15 से 20% जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं और इस मृदा को मतलब फास्फोरस तथा सल्फर की मात्रा अधिक होती है। तो ये मृदा जो होती है कैसी होती है? चेरनोजेम जो मृदा होती है उसमें जो है 1 से 1.2% तो अपेक्षित घनत्व होता है और इन मृदाओं में जो 15 से 20% दो जीवांश पदार्थ पाए जाते हैं और फास्फोरस और सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है इनमें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है 118 का। बात करते हैं 119 क्वेश्चन की। तो 119 क्वेश्चन है संतृप्त जल बहाव हेतु मृदा की जल पारगम्यता निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? तो वो करती है आपकी मृदा रंध्र आकार एवं मृदा जल की मात्रा पर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। तो संतृप्त जल बहाव हेतु
जल परागम्यता मृदा रंध्र आकार और मृदा जल की मात्रा पर निर्भर रहता है। तो किस पर निर्भर रहता है? तो ये मृदा रंध्र आकार और मृदा जल की मात्राओं पर। तो मृदा रंध्र का आकार जितना ज़्यादा होगा जल का संचय उतना ही अधिक होगा, और बलुई मिट्टी में जल संचरण सर्वाधिक तथा किले में सबसे कम होता है। तो बलुई मृदा में सबसे अधिक होता है और किले में सबसे अधिक होता है जो मृदा रंध्र और जल जो कि मृदा जल की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 120 क्वेश्चन की। तो 120 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक किस में होती है? वो वर्टिसोल जो मृदा होती है उसमें जो धनायन विनिमय होती है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी। तो वर्टिसोल मृदा में धनायन विनिमय क्षमता सर्वाधिक होती है क्योंकि वर्टिसोल गण के अंतर्गत कपास की काली मिट्टी आती है जिसकी धनायन क्षमता जलोढ़ मृदा तथा लेटेराइट मृदाओं की अपेक्षा अधिक होती है। जो जलोढ़ मृदाएं होती हैं उनसे जो है लेटेराइट मृदाओं की अपेक्षा जो है अधिक होती है धनायन विनिमय क्षमता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। बात करते हैं 121 क्वेश्चन की। तो 121 क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। तो इसे देखेंगे तो खनिज मृदाओं का कण घनत्व प्राय होता है। तो जो खनिज मृदाओं का कण घनत्व होता है वो कितना होता है? तो वो आपका होता है 2.5 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर या 3। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इसमें जो हम इसके कुछ इसका दिया हुआ है सारांश, इसे देखेंगे। तो इसमें है औसत खनिज मात्राओं का कण कितना होता है? 2.65 ग्राम सेंटीमीटर होता है। कुल महत्वपूर्ण खनिज कण तत्वों के निम्न। तो इसमें जो है एक तरफ खनिज दिए हुए हैं और कण घनत्व दिया है ग्राम घन सेंटीमीटर में। एक तरफ खनिज मतलब यही है, रिपीट दोनों तरफ दे दिए। तो क्वांट्स में कितना होता है? 2.6 से 2.7। और हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो बता देते हैं और उन्हें आप देख लेना। तो इसमें मैग्नेटाइट की कितनी होती है? 4.9 से 5.2 तक होती है। और बायोटाइल का कितनी होती है? तो इसकी होती है तो 2.8 से 3.2। और हीमोटाइट इसे देख लेंगे आप 4.9 से 5.3। और एक किले देख लेंगे, किले की कितनी होती है? तो किले की जो होती है वो होती है आपकी 2.6 से 2.7 जो है इसका कण घनत्व होता है। और ये जो है यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पूछा जरूर जाएगा, क्वेश्चन यहाँ से इसे अच्छे प्रकार से आप रिपीट कर लेंगे। तो अब बात करते हैं हम 122 क्वेश्चन की। तो 122 क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा लंबा है इसका सारांश। तो इस 122 में देखेंगे क्षारीय भूमि के सुधार के लिए उपयुक्त रसायन कौन सा है? तो क्षारीय भूमि को अगर हमें सुधारना है तो उसके लिए कौन सा रसायन प्रयोग करेंगे? तो उसमें कैल्शियम सल्फेट का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर डी। तो अब क्षारीय मृदा भूमि के, ये मृदा बोल सकते हैं, भूमि के सुधार के लिए प्रयुक्त रसायन जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट। और इसमें जो है 23.2% कैल्शियम, 18.65% सल्फर और 20.9% जल। और 1 हेक्टेयर भूमि को सुधारने के लिए 150 से 400 क्विंटल जिप्सम की आवश्यकता होती है। मतलब अगर हमें एक हेक्टेयर भूमि सुधारनी है तो इसके लिए जो है हमारे पास 23.2% कैल्शियम, 18.65% सल्फर और 20.9% जल होना चाहिए। और 150 से 400 क्विंटल में जिप्सम में जो है मिलाकर इसे छिड़क देना चाहिए। तो जो क्षारीय मृदा होती है उसको सुधार किया जा सकता है। अब क्षारीय भूमि के सुधारने के लिए निम्न रसायनों का प्रयोग। तो घुलनशील कैल्शियम लवण, फास्फोरस जिप्सम आदि, जैसे कैल्शियम क्लोराइड जिप्सम और फास्फो जिप्सम आदि हो जाते हैं। कम घुलनशील कैल्शियम लवण जैसे चूना पत्थर, चूना पदार्थ, अम्ल तथा अम्ल पदार्थ मतलब उत्पादक पदार्थ, सल्फर हो जाता है, गंधक का अम्ल हो जाता है, पायराइट्स हो जाता है, चूना सल्फर, एल्यूमिनियम सल्फेट हो जाता है, फेरस सल्फेट हो जाता है। तो ये हो जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगर क्षारीय मृदा को सुधारना है तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया हम कर सकते हैं। बात करते हैं 123 क्वेश्चन की। 123 क्वेश्चन हो जाता है, इसमें है कि सूखी मृदा की विशिष्ट ऊष्मा लगभग होती है। जो सूखी मृदा होती है उसकी विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो उसकी होती है 0.2 किलो कैलोरी ग्राम। तो इसमें जो होती है कितनी हो जाती है? 0.2 किलोग्राम हो जाती है। तो
ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो 1 ग्राम मृदा का 1 सेंटीग्रेड बढ़ने के लिए जितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, तो 1 ग्राम जल का 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने से जितने कैलोरी ऊर्जा चाहिए, इन दोनों ऊष्माओं के अनुपात को मृदा में विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। शुष्क मृदा की औसत विशिष्ट ऊष्मा 0.2 कैलोरी ग्राम होती है और ह्यूमन्स की कितनी होती है 0.5 कैलोरी, और जल की कितनी होती है 1 कैलोरी। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक तो हो जाता विशिष्ट ऊष्मा कितनी हो जाती है शुष्क मृदा की, तो 0.2 कैलोरी ग्राम हो जाती है। ह्यूमन्स में कितनी हो जाती है, तो 0.5 कैलोरी हो जाती है। जल में कितनी हो जाती है 1 कैलोरी हो जाती है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और 2 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 124 की। 124 हो जाता है और ये क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसे भी थोड़ा अच्छी तरीके से देख लेंगे आप। तो ये क्वेश्चन हो जाता है आपका, मृत्तिका के लिए कण का व्यास कितना होता है। मतलब जो काली मृदा होती है या क्ले मृदा या मृत्तिका मृदा, आपसे किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि काली मृदा का कण व्यास बताइए, या मृत्तिका कला का जो मृत्तिका कण का व्यास बताइए, या क्ले कण का व्यास बताइए। तो आपको यहाँ से बताना है, इसका हो जाता है 0.002 mm से कम जो होता है क्ले कण का व्यास होता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ स्टार लगा लेंगे, एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पर सारे आपको दिए हुए हैं, आप उन्हें अच्छी तरीके से एक बार देख लेंगे। एक बार हम बता देते हैं और आप रिपीट कर लेना। बहुत मोटी बालू कितनी होती है 2.00 से 1.0, और मोटी बलुई कितनी होती है 1.00 से 0.50। मध्यम बलुई कितनी होती है 0.50 से 0.25 तक। महीन बलुई कितनी होती है 0.25 से 0.10 तक। और बहुत महीन बालू जो होती है 0.10 से 0.05 तक। सिल्ट कितनी होती है 0.05 से 0.002, और किले जो होती है 0.00 से 2 कम होती है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है, आप देख लेंगे। बात करते हैं 125 क्वेश्चन की। तो 125 क्वेश्चन हो जाता है कि कृषि जिसकी संख्या मतलब कृमि जिसकी संख्या मृदा में अधिकतम होती है, तो किसकी संख्या मृदा में अधिकतम होती है, तो वो होती है आपकी बैक्टीरिया की संख्या अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए, मृदा में बैक्टीरिया सबसे अधिक संख्या में पाए जाते हैं। इसके बाद कवक और सूत्रकृमियों की संख्या आती है। इसके बाद किसकी संख्या आती है, कवक और सूत्रकृमियों की संख्या। तो बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 126 की। तो 126 क्वेश्चन है आपका, एक मिनट देख लेंगे। प्रश्न नंबर 126, तो 126 हो जाता है आपका कि आसानी से ऑक्सीकृत होने वाली सेल में होता है। मतलब मतलब आसानी से जो है ऑक्सीकृत होने वाली सेल कौन सी होती है, तो वो आपकी होती है कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी, तो वह सेल चट्टानें जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाती हैं कैल्शियम कार्बोनेट होती है, इसकी उपस्थिति में हो जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 127। 127 है कि मास्टर संस्थाओं की संख्या होती है, जो मास्टर संस्थाएं होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है 5। तो कौन कौन सी होती है, मृदा निर्माण प्रक्रियाओं के उपरांत होलोजोइक को जो है 5 शीर्षकों में रखा गया है, ओ, ए, ई और बी तथा सी। इन सभी संस्थाओं को एक मास्टर संस्था बोला जाता है। कौन कौन सी होती है, ओ होता है, ए होती है, ई होती है, बी और सी, ये 5 खंडों में इन्हें बांटा गया है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 126 की। 126 हो जाता है सर्वाधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना है, तो किसकी है सबसे अधिक रंध्रयुक्त मृदा संरचना, तो आपकी मृदु कण की हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी। तो बी में बात करें सर्वाधिक जो रंध्रयुक्त मृदा संरचना मृदा कण है, इसमें अत्यंत छोटे कण मिलकर बहुत सरंध्र कणिका बना लेते हैं। ऐसा अत्यंत उर्वरक मृदाओं में होता है, और जो मृदुकणीय संरचनाओं में पोषक तत्व अधिक मात्रा में विद्यमान रहते हैं, और जल एवं वायु बहु देर तक ठहरते हैं, अतः संरचना पौधों के लिए अत्यंत लाभदायक होती है।
बात करें प्रश्न नंबर 126 की, सॉरी 129 की, तो इसका मृदा निर्माण की सक्रिय कारक कौन सा है? तो मृदा का वो हो जाता है सक्रिय कारक जलवायु मंडल, सॉरी जलवायु एवं जीवमंडल जो होते हैं ये मृदा निर्माण की सक्रिय का कारक हो जाते हैं। तो मृदा निर्माण में सक्रिय कारक जलवायु तथा जीवमंडल महत्वपूर्ण है। और निष्कर्षीय कारक में भूतल रूप भूमि की आयु में मृदा निर्माण की सहायता होती है। बात करें प्रश्न नंबर 130 की, तो 130 है कि मृदा की लंबवत काट को कहते हैं। तो मृदा की लंबवत काट को क्या कहा जाता है? तो मृदा परिच्छेदिक छेदिका जो है उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। तो मृदा की सबसे ऊपरी सतह से लेकर नीचे के चट्टानों तक के ऊर्ध्व भाग को जो है मृदा प्रच्छेदिका या सोयल प्रोफाइल कहा जाता है। मृदा निर्माण प्रक्रिया में उपरांत बने जो होरोजाइन्स को 5 शीर्षकों में बांटा गया, ओ, ए, ई और बी तथा सी सभी संततों को एक मास्टर संतत भी कहते हैं। तो इसमें जो है इसके 5 खंडों में से बांटा गया है जो मृदा परिच्छेदित होता है, मतलब सोयल प्रोफाइल जो होती है। तो यहाँ पर आपके 130 क्वेश्चन हो जाते हैं। और 130 क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और जिन्होंने बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किया है बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिनसे आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करते रहें और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिल सके। अब बात करते हैं हम 131 क्वेश्चन की। तो 131 है, कोलाइडल कणों का आकार होता है तो कितना होता है? उनका 10⁻⁻4 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। बात करते हैं 132 क्वेश्चन की। तो कौन सा मृत्तिका खनिज पौधों के लिए पोटेशियम का अच्छा स्रोत है? तो कौन सा है? तो ईलाइट जो है ये अच्छा स्रोत हो जाता है मृदा कणिका का पोटेशियम का। बात करें इसमें तो ईलाइट 2:1 टाइप ने फूलने वाले खनिज का प्राकृतिक समूह है। जिस मृदा में पोटेशियम की मात्रा अधिक हो, यह स्पष्ट है कि मृदा में पाई जाने वाली किले की संरचनाओं में ईलाइट का अंश अधिक है, इसलिए ईलाइट पोटेशियम का अच्छा स्रोत माना जाता है। तो ईलाइट जो है पोटेशियम का अच्छा स्रोत होता है। बात करें प्रश्न नंबर 133 की। तो जैविक मृदा में जैविक पदार्थ का परास होता है तो कितना होता है? वो आपका 25% से अधिक हो जाता है। तो इसमें 25% अधिक हो जाता है और 40 से 60% तक होता है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 136 की। 136 है कि उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स माप होता है। तो इंडेक्स जो है मतलब साल्ट इंडेक्स जो है उसका माप उर्वरक के प्रयोग में उसके बाद किया जाता है। तो कौन सा? वो मृदा घोल की लवणता सांद्रता का, जो मृदा घोल है उसका लवण सांद्रता का जो है किया जाता है। उर्वरक प्रयोग के बाद साल्ट इंडेक्स मृदा घोल में लवण सांद्रता का माप होता है। उर्वरक मृदा विलयन के लवण सांद्रता की वृद्धि करते हैं। इस उर्वरक के लवण सूचक इस घटना का माप है और उर्वरक को मृदा से मिलाकर और मृदा विलय के परासरण दाब को माप का निर्धारित करते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 135 की। तो निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु फास्फोरस घोलक है? तो फास्फोरस घोलक कौन सा है? तो ये हो जाता है स्यूडोमोनास स्टाटा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाता है। बात करें 136 क्वेश्चन की। तो 136 क्वेश्चन है कि प्रश्न नंबर 136 की बात करें तो 136 जो है आपका हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीवी मृदा में नाइट्रिफिकेशन का कार्य मतलब करता है? मतलब इसमें बताना सूक्ष्म जीव जो जीवी हैं मृदा में नाइट्रोफिकेशन करता है तो कौन सा करता है? वो आपका नाइट्रोसोमोनास जो है करता है। नाइट्रो मतलब सूक्ष्म जीवी में नाइट्रिफिकेशन का कार्य है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाता है। बात करें 137 क्वेश्चन की। तो 137 हो जाता है, भारत में
उर्वरक नियंत्रण आदेश पारित हुआ था? तो कब हुआ था? 1957 में। ऑप्शन नंबर ए सही। कृषि उत्पादक में उर्वरक के महत्व को देखते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत 29/3/1957 को उर्वरक निर्देश आदेश पारित किया गया था। वर्तमान में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत उर्वरक को विनियंत्रित किया जा रहा है, मतलब उसके लिए नियंत्रित किया जा रहा है 1935 से। बात करें इसमें प्रश्न नंबर 138 की, तो 38 है, जैव पदार्थ अपघटन का अंतिम उत्पादक है। तो जैव पदार्थ का जो अपघटन का अंतिम उत्पादक है वो कौन हो जाता है? तो आपका ह्यूमंस हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। तो ह्यूमंस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि जैव पदार्थ के अपघटन से प्राप्त होता है और 40 से 45 लिनिन तथा 30 से 33% प्रोटीन, इसके लिए लिग्नो प्रोटीन कहते हैं, और CN जो अनुपात हो जाता है 10:1 हो जाता है इसका। तो बात करें आगे प्रश्न नंबर 139 है कि कौन सा जीन जो कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व है? तो कौन सा हो जाता है, कौन सा जीन है? तो वो आपका निफ जीन हो जाता है जो कि नत्रजन स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायित्व है। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। तो दलहनी फसलों की जड़ों में गुलाबी रंग की गांठें पाई जाती हैं जिसमें राइबोसोम नामक जीवाणु रहता है जो कि वायुमंडल के नत्रजन को जमीन में एकत्रित करता है, जिसके लिए निम्फ जीन उत्तरदायित्व होता है। किसके लिए? निम्फ जीन उत्तरदायित्व होता है। राइबोसोम द्वारा एकत्रित नाइट्रोजन और नाइट्रोजीन कहलाते हैं, मतलब जो राइबोसोम द्वारा एकत्रित होते हैं उनके लिए नाइट्रोजन को नाइट्रोजीन कहते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। बात करते हैं 140 की। तो 140 है कि माइक्रोराइजा किस खनिज को लेने में सहायक करता है? तो माइक्रोराइजा किस खनिज को लेने में सहायक करता है? तो वो आपका फास्फोरस को लेने में सहायक करता है। ऑप्शन नंबर बी। तो इसमें है उच्च कुल के पौधे की जड़ों के साथ कवकीय तंतु की सहजीवी सहचार्यता को कुछ वृक्षों की वृद्धि के लिए आवश्यक होती है, माइक्रोराइजा कहलाती है। मतलब जो सहजीवी सहचार्य जो कुछ वृक्षों की वृद्धि के लिए जो है इनकी जो है कवकीय जड़ों की माइक्रोराइजा कहा जाता है। यह पौधों तथा उनके चारों तरफ की मिट्टियों के बीच संबंध बनाता है। जो पौधों के चारों ओर मिट्टी होती है उसके साथ संबंध बनाता है और पोषक तत्व जैसे फास्फोरस के अवशेषों से में जो है ये मदद करता है। मतलब जब पोषक तत्व बनते हैं फास्फोरस के कारण तो उनमें जो है अवशेषों की मदद कर देता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाता है। बात करते हैं 141 की। तो 141 है कि पूर्ण उर्वरक का अर्थ उर्वरक जिसमें है, मतलब किस में है? तो ये हो जाता है आपका 3 प्राथमिक पोषक तत्व हो, उनमें जो पूर्ण उर्वरक कहा जाता है। तो पूर्ण उर्वरक वह उर्वरक जिनमें तीनों प्राथमिक पोषक तत्व हो पूर्ण उर्वरक कहलाता है। ऐसे उर्वरक 2 या 3 मुख्य पोषक तत्व की एक निश्चित अनुपात में जो आपूर्ति करता है, जैसे नाइट्रोफॉस्फेट का पोटेश के साथ मिश्रण NPK 15-15-15 जो है 15:15:15 में आपूर्ति करता है। तो ये आपका हो जाता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं हम कि संयुक्त उर्वरक कौन सा होते हैं। जब 2 या 2 से अधिक प्राथमिक तत्व एक ही उर्वरक रासायनिक रूप से मिलते होते हैं तो उसे संयुक्त उर्वरक कहते हैं, जैसे DAP। तो DAP कैसा संयुक्त उर्वरक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 142। तो 142 हो जाता है आपका। तो 142 में बात करें तो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं इसे। तो यहाँ हो जाता KCI को क्या कहते हैं? तो KCI को क्या कहा जाता है? तो उसे पोटेशियम म्यूरेट बोला जाता है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता और 3 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो इसकी जो आंसर हो जाता पोटेश का म्यूरिएट हो जाता है। तो इसमें जो है पोटेशियम क्लोराइड को म्यूरेट ऑफ पोटास कहा जाता है। इसमें 60% पोटेशियम ऑक्साइड पाया जाता है। यह सबसे सस्ता पोटेशियम उर्वरक है। इसको जो है गन्ने
चुकंदर, तंबाकू, टमाटर और आलू में प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयन तंबाकू की पत्तियों की गुणवत्ता को, गन्ना तथा चुकंदर के ग्लूकोज भंडारण को व आलूओं में स्कस्ट जो रोग होता है उस भंडारण को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए जो है इसका प्रयोग इन फसलों में नहीं किया जाता है। बात करें प्रश्न नंबर अगले की, तो प्रश्न नंबर अगला हो जाता है 143। तो 143 जो क्वेश्चन हो जाता है इसमें हो जाता है आपका अति सूक्ष्म पोषक जो है के रूप में जाने वाला पोषक तत्व कौन सा, जो अति सूक्ष्म के रूप में जाना जाता है वो मोलिब्डेनम हो जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी। तो इसमें ऐसे सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको पौधे की सांद्रता 1 ppb मतलब पार्ट पर बिलियन होती है, अति सूक्ष्म पोषक तत्व कहलाते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन हो जाते हैं। तो इसके जो उदाहरण हो जाते हैं बोरान, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, तांबा, मोलिब्डेनम और क्लोरीन जो होता है ये अति सूक्ष्म पोषक तत्व के उदाहरण हो जाते हैं। बात करते हैं 144 क्वेश्चन की। तो 144 है कि नाइट्रिफिकेशन का जैविक उपापचय है। तो नाइट्रिफिकेशन का एक जैविक जो उपापचयन है वो क्या है, तो वो हो जाता अमोनिया से नाइट्रेट बनना। तो इसमें जो है नाइट्रिफिकेशन अमोनियम NH4 से जो है नाइट्रेट बनने की क्रिया नाइट्रीकरण कहलाती है। यह क्रिया वायु की उपस्थिति में होती है, अतः एक ऑक्सीजन की क्रिया जो है इस क्रिया की निम्न प्रकार से व्यक्त करती है। तो इधर ले ली अमोनियम और इधर अमोनियम ऊर्जा ऑक्सीजन के साथ ऊर्जा करा दी, तो यहाँ से ऊर्जा नाइट्रोजन मतलब जो अमोनियम है वो यहाँ से निकल जाएगी। बात करते हैं प्रश्न नंबर 145। 145 कि भारत का पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया प्रथम राज्य कौन सा था, तो वो था आपका सिक्किम, जो कि घोषित किया गया था जैविक राज्य। तो ये जो हो जाता है सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। इसे 2016 में भारत का एकमात्र पूर्णतः जैविक राज्य घोषित किया गया था। तो कब किया गया था, 2016 में। बात करते हैं प्रश्न नंबर 146 की। तो 146 हो जाता है कि वर्मी कंपोस्ट के विभिन्न जो प्रजातियों को प्रयोग करने वाली क्रॉप स्क्रिंग प्रक्रिया का उत्पाद है, तो कौन सा हो जाता है, वो आपका केंचुआ हो जाता है। वर्मी कल्चर से केंचुआ। बात करें इसमें तो कंपोस्ट पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर, घोड़ा, मुर्गी आदि के ठोस व द्रव मलमूत्र को किसी पोषक पदार्थ जैसे बिछावन, पुआल, भूसा आदि से मिलाकर केंचुओं की सहायता से बनाई गई खाद को जो है वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। इसमें 3.0% नाइट्रोजन, 1.0% फास्फोरस और 1.5% पोटास पाया जाता है। तो ये आपकी हो जाती है यहाँ वर्मी कंपोस्ट के अंदर केंचुआ। बात करें आगे प्रश्न नंबर 147। 147 है कि किस फसल में नील हरी शैवाल का प्रयोग जैविक उर्वरकों के रूप में किया जाता है, तो वो धान में जो है प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नील हरित शैवाल, एजोला, एनीबिनिया तीनों का धान में जैव उर्वरक रूप में प्रयोग किया जाता है। यह सहजीवी होता है। तो कैसा होता है, सहजीवी। एजिटोबैक्टर यह असहजीवी होता है जो बैक्टीरिया है जो कि वातावरणीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण धान के खेत में करता है। किसके स्थिरीकरण, धान के खेत में ये करता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 148 की। 48 है कि सर्वोत्तम हरी खाद की फसल है, तो सर्वोत्तम हरी खाद की कौन सी हो जाती है, ढैंचा जो है हरी खाद की हो जाती है, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए विकल्पों के अनुसार हरी खाद की जो है ढैंचा है, क्योंकि सभी हरी खादों में सर्वाधिक कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं और जिससे ऊसर लवणीय क्षारीय भूमियों को सही करने में मदद करती है। यह 133 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्थिरीकरण करती है। सर्वाधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली हरी खाद सेंजी जो कि 230 से 450 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी इसका। बात करते हैं 149 क्वेश्चन की। और 149 क्वेश्चन जो हो जाता है ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण। तो इसे इम्पोर्टेंट डाल लेंगे, इम्पोर्टेंट। इसमें से जो है एक क्वेश्चन आपसे जरूर आएगा, धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है, तो वो आपका जिंक की कमी से। खैर आपको पता होगा लेकिन एग्जाम में देखो
2018 में, और टीजीटी में तो 2013, 11, 10, 5, 4, 2, 2000 में, 2004 में, 2004 में। तो एग्ज़ाम हर साल रिपीट होता है ये क्वेश्चन, तो इसे ज़रूर देखें। अब देख लेते हैं इसके कुछ बारे में। यह है रंगधान के पौधे, 1 मिनट इसे हम थोड़ा जूम कर लेते हैं तो यहाँ से इसे अच्छी तरीके से देखेंगे। तो यह है रंग धान के पौधे में जस्ते जिंक की न्यूनतम के कारण होता है। इस रोग की में जो पत्तियों पर कत्थे रंग और छिड़कवा धब्बे दिखाई देने लगते हैं। इसकी रोकथाम के लिए खड़ी फसल में 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्लस 2.5 किलोग्राम बिना बुझा चूना तथा 2% यूरिया घोल 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक अनुसार पहला छिड़काव रोपाई या बुवाई के 10 दिन बाद तथा दूसरा छिड़काव इसके 10 से 15 दिन के बाद करना चाहिए, अथवा बुवाई से पहले मिट्टी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जिंक सल्फेट डाल दें। मतलब अगर बुवाई करते हैं धान की तो उसमें जो 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से जो है जिंक सल्फेट पहले ही मिट्टी में मिला देनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक बार ज़रूर देख लेंगे आप, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। बात करते हैं 150 क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे। तो हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोतों के रूप में किया जाता है? तो हरी खाद का प्रयोग किस पोषक तत्व के रूप में तो सबसे अधिक किया जाता है? वो किया जाता है नाइट्रोजन के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है, और ये भी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाएगा, इसे भी आप अच्छी तरीके से देख लेंगे। तो हरी खाद का प्रयोग अधिकतर नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे ढांचा, सनही, मूंग हो जाती हैं। अब इसमें हम फसल और नाइट्रोजन प्रतिशत देख लेते हैं। तो नील जो होता है उसमें कितनी होती है? 0.78%, मशरूम में 0.70%, और खेसारी में कितनी होती है? 0.54, मूंग में 0.53, सेजी में 5.1%। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। और जो हमने ये आपको यहाँ पर हम बताया हमने आपको कि 250 क्वेश्चन हम यहाँ पर कराएंगे। आपके 250 क्वेश्चन में से मिनिमम आपके 10 से 15 क्वेश्चन के बीच में यहाँ से फंसने ही फंसने हैं। और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, और एक बार हम इन वीडियो को दोबारा से अपलोड कर देंगे फुल एक लेक्चर के हिसाब से, मैराथन के हिसाब से हम कर देंगे। वहाँ से आप रिपीट में इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, और ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर ज़रूर करते रहें। तो फिर इसी तरह से हम मिलेंगे अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कराएंगे। तो जब तक के लिए बाय।